Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. From the last videos we have discussed about the Russian Empire. We studied that how did socialism got support. हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? हमने ये देखा रशियन एम्पायर के बारे में, उसके कंडीशन को समझा और साथ में ये भी देखा कि सोशलिज्म कैसे अपनी रूट को, अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, कैसे उसको सपोर्ट मिलता है रशिया में. ठीक है. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉज, या फिर हम कह सकते हैं अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ तो उसके पीछे का उसका बेस क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था या कारण क्या थे. ठीक है. You can understand it in a better way by knowing about the Russian economy and Russian society. अगर आपको कॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन समझना है तो उससे पहले रशिया की स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी, वहाँ का आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या था, उस पर्सपेक्टिव से हमें जानना पड़ेगा कि वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, वहाँ के सोशलिस्ट सोसाइटी वहाँ की कैसी थी. ठीक है. तो इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट द रशियन इकोनॉमी एंड इन नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द रशियन सोसाइटी. और ये भी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता भी है, एक्सप्लेन द सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन दैट लेड टू रशियन रेवोल्यूशन, यानी उन आर्थिक और सामाजिक कारणों के बारे में विस्तार से बताइए जिनके कारण रशियन रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है. तो इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये डिटेल क्वेश्चन में भी पूछ देता है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. रशियन इकोनॉमी वॉज मेनली एन एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी. देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, द मेजॉरिटी ऑफ द रशियन पॉपुलेशन नियर अबाउट 85%. ठीक है. एंड हु वेर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. 85% पीपल रशिया के जो थे वो किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में. मैक्सिमम पीपल हियर वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. दिस प्रपोर्शन वॉज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. मतलब अगर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ से हम कंपेरिजन करें तो 85% लोग जितने रशिया में इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, उतना और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं थे. एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हो, 40% एंड 50% पीपल वॉज एंगेज्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी. फ्रांस में 40% लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में और जर्मनी में 50%. ठीक है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर से इतने ही लोग जुड़े थे, लेकिन रशिया में क्या था? 85%, यानी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज एग्रीकल्चरिस्ट. नेक्स्ट है, रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा. और एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. ठीक है. इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करती हूँ. कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स. शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज इन रशिया. इसको आराम से हम समझते हैं. देखिए, पीटर्सबर्ग और मॉस्को वेर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़. वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन चूँकि एग्रीकल्चर में इंगेज थी, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होता था. प्रोडक्शन के कारण वो एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन जो थे, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन थे. ठीक है. कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मोर मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड. अपनी ज़रूरत के साथ साथ वो मार्केट एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे, एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है. रशियन जो एग्रीकल्चरिस्ट थे. लेकिन अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ की कंडीशन अच्छी नहीं थी. देयर वॉज द शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्री. पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया. वहाँ के ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया थे सबसे मेन. बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज कैरीड बाय क्राफ्टमैन, यानी जो कारीगर थे ज़्यादातर वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते थे. ठीक है. इन दिस वे देयर वॉज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. अब चूँकि क्राफ्टमैन कितना इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं पता थी. ठीक है. तो वो कितना इंडस्ट्री को रन करेंगे. इसीलिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो थी वहाँ पे बहुत लिमिटेड थी. अब आगे हम देखते हैं. इन 1890s with the expansion of railway, foreign investment in industry increased. ठीक है. 1890s की बात करता है कि बिफोर 1890s की अगर आप कंडीशन देखोगे तो मेजर प्रोडक्शन
मेजर प्रोडक्शन हैड बीन डन बाय द क्राफ्टमैन और स्मॉल आर्टिस्ट, जो छोटे छोटे क्राफ्टमैन थे वही ज़्यादातर प्रोडक्शन करते थे 1890 के पहले इंडस्ट्रीज़ में. बट इन 1890s रेलवे एक्सपेंडेड and which brought the foreign investor to come and invest in Russia because they thought of good market possibility there. अब देखिए, चूँकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ रशिया में 1890s में, तो फिर बाहर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भी जो थे, जो आसपास के, वो भी वहाँ आकर के अपनी बनाई हुई इंडस्ट्रियल गुड्स का को मार्केट में सेल करने के लिए आने लग गए, इन्वेस्ट करने लग गए. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे दिखा कि नया मार्केट है, पॉसिबिलिटी है वहाँ पे गुड मार्केट की. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वाज आल्सो इंक्रीज्ड. और इस तरीके से धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है रेलवे के एक्सपेंशन के साथ साथ, और इंडस्ट्रीज भी बढ़ती हैं. कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड. क्वाड्रपल्ड मीन्स होता है चौगुना हो जाना. कोल का प्रोडक्शन दोगुना हो गया और आयरन और स्टील का चौगुना बढ़ गया. बिकॉज इन रशिया देयर वेर सो मेनी रिजर्व ओर्स ऑफ आयरन एंड स्टील विच कुड बी एब्स्ट्रैक्ट. क्योंकि रशिया में देखिए आयरन और स्टील के बहुत सारे ओर्स थे जिनको एब्स्ट्रैक्ट करके इनका प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सकता था. तो अब बात करते हैं, लेट्स सी समथिंग अबाउट द ग्रोइंग इंडस्ट्री. ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं क्या कंडीशन थी. द इंक्रीजिंग इंडस्ट्री ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन रशिया. जब इंडस्ट्रीज बढ़ी तो रशिया में प्रॉस्पेरिटी आई. बट इट हैड सम नेगेटिव रिजल्ट ऑल्सो. लेकिन इसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी था, कुछ नकारात्मक प्रभाव, कुछ हानियाँ भी हुई. क्या? मोस्ट इंडस्ट्री वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. देखिए, द इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर ओनर जो थे, दे सेटल देयर इंडस्ट्रीज एवरीवेयर हु वेर ऑलरेडी प्रॉस्परस. अब ये जो ओनर थे इंडस्ट्रीज़ के, जो मालिक थे, इन्होंने हर जगह अपनी इंडस्ट्रीज लगा दी जो कि पहले से ही प्रॉस्परस थे, भी पैसे वाले थे. ठीक है. देयर मेन मोटिव वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इनका मेन मोटिव क्या था? इन इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओनर थे, इनका मेन मोटिव क्या था? अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना. Here I want to remind you that Karl Marx statement. Karl Marx ने क्या कहा था, अगर आपको याद मैं दिलाऊं? He said that industrialists wanted to earn maximum profit with the help of workers, but they didn't care about the workers. Workers had unlimited working hour at low wages. मार्क्स ने भी यही बात कही थी. मैंने लास्ट वीडियो आपको जो सेंड किया उसमें ये था भी. कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी आपने पढ़ा ना. मार्क्स क्या कहता है कि ये जितने भी ओनर हैं ये हमारे भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं. इनका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन कर सकें ये अपने प्रॉफिट का. जबकि इनके इस प्रॉफिट में हिस्सा किसका है? वर्कर्स का है. वर्कर्स की मेहनत है जिसके कारण ये इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं. क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके तो ये एक बार बैठ जाते हैं, लेकिन बाकी की सारी मेहनत, प्रोडक्शन करना, उसको सब कुछ सप्लाई, सारी चीज़ों में कौन इन्वॉल्व होता है? वर्कर्स. और वर्कर्स की कंडीशन कैसी है? वर्कर्स का वो कोई ख्याल नहीं रखते. ठीक है, कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिलती. अनलिमिटेड वर्किंग आवर है, लो वेजेस है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, है ना. तो इन सारी बातों को मार्क्स पहले ही उठा चुके थे. Now, there was no rule, regulation and job security for the workers. Government worked to ensure minimum wages and limited hours of work, but often this rule were broken. हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की कि इनकी वर्किंग आवर को मिनिमाइज़ किया जा सके, लिमिटेड वर्किंग आवर किया जा सके, लेकिन वो फेल रही. वो रूल रेगुलेशन चल ही नहीं पाए. और क्या प्रॉब्लम थी? लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे इनके. ठीक है, वर्किंग अनलिमिटेड वर्किंग आवर या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे. Workers were accommodated in rooms या dormitories etc. Means the rules made by government in the favor of the worker usually not followed by the industrialist. गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाती थी वर्कर्स के फेवर में, उसको फॉलो नहीं करते थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट. उसको बिल्कुल उसकी अनदेखी करते थे. The condition of the workers was not good. They
उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी वर्कर्स की. द फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुडंट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनाए भी गए थे, अपॉइंट भी किए गए थे, वो भी ऐसे रूल नहीं बना पा रहे थे. रूल को टूटने से, जो नियम कानून गवर्नमेंट ने थोड़े बनाए भी वर्कर्स के फेवर में, उसको टूटने से नहीं बचा पा रहे थे. दे यूज टू लिव इन डॉर्मेट्रीज. वर्कर्स को क्या था, डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ रहा था. दे वर फेसिंग हार्डशिप. बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वर्कर्स. द वर्कर्स यूज टू वर्क टिल 15 to 16 आवर्स. सोचिए 15 से 16 घंटे तक काम करते थे वर्कर्स कंटिन्यू. दे वर एक्सप्लॉयटेड ड्यू टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दे यूज टू सफ़र अ लॉट. बहुत सफ़र करते थे. ठीक है. अब बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट पेजेंट्स इन प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग. Many survived by eating at charitable kitchens and living in poor houses. देखिए, their life was miserable and they faced lots of hardship. अगर आप अपनी बुक में देखोगे, पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, इमेजेस भी दिए हुए हैं, कितनी बुरी कंडीशन में वो रह रहे हैं. ना कोई सैनिटाइजेशन, हाउसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, है ना. और वो चैरिटेबल किचन, यानी जहाँ पे दान में ऐसे ही जो खाने चलते हैं ना, भंडारा जिसको हम कह सकते हैं अपने यहाँ, ठीक है, उस तरीके से उसमें जो भी खाना मिलता था वही खाते थे. वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन अ डॉर्मेट्री इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया. दे स्लीप्ड इन शिफ्ट्स एंड कुडंट कीप देयर फैमिलीज विद देम. देखिए, वर्कर्स जो थे उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा था, उसी में वो सोते थे. उनको अपनी फैमिली के साथ रहने की इजाज़त नहीं थी, जगह ही नहीं थी. वो कहाँ से फैमिलीज लेके आते, कोई हाउसिंग फैसिलिटी और कुछ था ही नहीं. ठीक है. और दूसरी बात थी कि वो शिफ्ट में सोते थे, 15-16 घंटे काम करते थे, सोने की जगह ही नहीं मिलती थी उनको. तो मेन रीज़न, अगर हम कहें तो मेन रीज़न वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, सो दैट दे हैड टू वर्क इन सच अ पिटिएबल कंडीशन. उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में रहना पड़ रहा था. वर्कर्स की स्थिति आपने देख ली. आज के इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया कैसे वो डॉर्मेट्री में रह रहे थे, उनकी क्या कंडीशन, उनको खाने की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, वर्किंग आवर उनका अनलिमिटेड था. गवर्नमेंट ने सॉरी कुछ रूल रेगुलेशन अगर बनाए भी तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे. उन रूल्स को ब्रोकन होने से, टूटने से बचा नहीं पा रहे थे. तो ले दे करके अगर हम बात करें, दे हैव टू फेस लॉट्स ऑफ difficulties and hardship. So in this way we have discussed about economic status of Russia. हमने रशिया की इकोनॉमिक स्थिति तो देख ली. ठीक है. एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ रशिया. नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि रशियन सोसाइटी कैसी थी, उसका सोशल कॉम्पोजिशन कैसा था, सामाजिक संरचना उसकी कैसी थी. इन दोनों बातों को जानने के बाद, देखिए, किसी भी चीज़ का अगर कारण जानना है तो थोड़ा सा उसके पहले जाके उसकी प्री कंडीशन क्या है ये हमें समझना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं. रशियन रेवोल्यूशन को समझना है, उसका बैकग्राउंड हमें समझना है. तो उसके लिए हमें रशियन इकोनॉमी और सोसाइटी को समझना और जानना ज़रूरी है. तो रशियन इकोनॉमी तो हमने पढ़ लिया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ रशिया. ठीक है. रशियन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन to get the notification of my upcoming video. Till then, stay connected, keep learning. Goodbye. Jai Hind.